बीए प्रथम वर्ष के प्रिय छात्रों, आज आप सबके बीच में एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ, जिसका नाम है भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ अल्प विकास के लक्षण भी मौजूद हैं और विभिन्न मानकों के आधार पर हमने इस बात का विश्लेषण किया था। तो दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो भी आर्थिक नियोजन के माध्यम से जिन नीतियों के फलस्वरूप जो अपनाए गए पिछले 70-75 सालों में, उसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन भी परिलक्षित हुए हैं, परिवर्तन भी पाए गए हैं। तो इस आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करेंगे कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले एक स्थैतिक अवस्था में थी, लेकिन आर्थिक नियोजन के माध्यम से, जिसको हम पंचवर्षीय जो प्लान्स थे, पंचवर्षीय योजनाएं थीं, उसके माध्यम से भारत स्थैतिक अवस्था से निकलकर प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में अर्थात डायनेमिक स्टेज में प्रवेश कर गया। और जब भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में जाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरे कालखंड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1951 से 56 था, अर्थात 1951 से लेकर 1991 का जो वर्ष है, एक ये पहला कालखंड हो जाएगा। और दूसरा हम देखते हैं 1991 से लेके अब तक। तो इस डिवीज़न का, इस क्लासिफिकेशन का एक कारण है क्योंकि 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण या आर्थिक सुधारों की एक बहुत लंबी श्रृंखला का बहुत आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी मॉडल कहते हैं, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जैसे जैसे हम इस कक्षा में आगे बढ़ेंगे, जो आगे के टॉपिक हम जब स्टडी करेंगे, तो इन सब विषयों के बारे में थोड़ी डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि ये सब चीज़ें थी क्या। तो 1991 में जो आर्थिक सुधार अपनाए गए, उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हुए। तो उन सब विषयों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण जो भारत में मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला पॉइंट जो हमारा बनता है, उसमें हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आधार पर यह पता कर सकते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है या नहीं है। तो सबसे पहले विकासशील अर्थव्यवस्था का जो शाब्दिक अर्थ है, हम उसको यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, इसका अर्थ यह होता है कि कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकास के पथ पर अग्रसर हो, अर्थात जिसके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा हो, उसके जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का जो परफॉर्मेंस है, उन क्षेत्रों का जो प्रदर्शन है, उसमें सुधार हो रहा हो, पहले से वो चीज़ें बेहतर हो रही हों। तो हम ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात करें, तो हम यहाँ पर एक शब्द और यहाँ पर आता है जिसके बारे में आपको परिचित होना ज़रूरी है, वो है आर्थिक विकास। तो एक शब्द होता है आर्थिक विकास और दूसरा होता है आर्थिक समृद्धि। जब आप बीए पार्ट 2 में जाएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर के अंतर्गत आप इन दोनों शब्द के बीच में अंतर को बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सतही स्तर पर ये जानने की आवश्यकता है कि आर्थिक विकास एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है, लेकिन आर्थिक विकास को मापने के लिए बहुत सारे मापदंड बनाए गए हैं। तो जो सबसे प्रचलित मापदंड है, उस मापदंड में हम आमतौर पर जो जीडीपी ग्रोथ है, अर्थात आर्थिक जो समृद्धि है, समृद्धि दर है, उसी को हम लेते हैं। तो हम अब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो उनकी ग्रोथ रेट रही है पंचवर्षीय योजनाओं की, उसके माध्यम से हम इस बात का आकलन करेंगे कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इन आंकड़ों में देख सकते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका काल 1951 से लेकर 1956 था, तो उसमें जो ग्रोथ रेट जो पाई गई थी वो 3.7% की ग्रोथ रेट थी। वहीं जब दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें ग्रोथ रेट बढ़कर 4.2% हो गई। इसी तरीके से अगर हम जो हाल की कुछ पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं उनके बारे में बात करें, तो देखते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.6% की विकास दर, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8.6% की विकास दर और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% की
विकास दर प्राप्त हुई। तो 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी वह हमारे देश की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। अब 5 वर्ष का जो एक मॉडल था आर्थिक विकास का, आर्थिक नियोजन का, उस मॉडल को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि योजना आयोग समाप्त होने के कारण भी इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग ने एक नए तरीके का नया आइडिया इंट्रोड्यूस किया है, जिसको कि हम एक दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति का एक उपागम मान सकते हैं। तो अब जो बात चल रही है, अब जो स्ट्रेटजी बन रही है, उसमें एक 15 साल का विजन प्लान बनाने की बात चल रही है, और उसके अलावा एक 7 वर्ष का स्ट्रेटेजिक प्लान और 3 वर्ष का एक्शन प्लान बनाने की बात कर रही है। तो ये एक ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ है कि हम अब जो है पंचवर्षीय योजनाओं के से अब शिफ्ट कर रहे हैं दीर्घकालिक 15 वर्षीय और 7 वर्षीय और 3 वर्षीय नियोजन के तरीकों से। दूसरा जो इसमें मानक है वो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो जैसा कि हम पाते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय थे, प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने का मेथड मैंने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था। तो हम पाते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय थी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, उसमें बहुत ही अधिक प्रगति हुई है। जैसा कि हम देखते हैं 1950 से 51 में जो इस देश के प्रति व्यक्ति आय थी वह 7,114 रुपये थी, लेकिन 2019-20 के आंकड़े पर अगर हम नज़र डालें तो हम पाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,35,050 रुपये हो गई। तो अगर एक और आंकड़े के बारे में हम बात करें तो 1991-92 से लेकर 2013-14 तक के बीच में प्रति वर्ष जो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि रही है वह 4.6% रही है। अब जो बात आती है बचत और विनियोग दरों में वृद्धि, तो पिछले क्लास में जैसा कि हम बात कर रहे थे, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के तीव्र आर्थिक विकास के लिए यह बात आवश्यक है कि उस राष्ट्र का जो कैपिटल फॉर्मेशन अर्थात जो निवेश की दर है वह ऊंची होनी चाहिए, और निवेश या विनियोग की दर ऊंची होने की जो प्रमुख शर्त है वह बचत दर अधिक होनी चाहिए। तो अगर हम इन दो मानकों पर भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इन दोनों पैरामीटर्स में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। हालांकि अगर हम वैश्विक स्तर पर या दुनिया के अन्य देशों से इसकी तुलना करें तो निश्चित रूप से यह कम है, लेकिन अगर हम एक समय सापेक्ष अपने भारतीय संदर्भ में इसको अगर हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि इसमें परिवर्तन हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है। जैसे कि 1950 से 51 में जो सकल बचत थी, इसको हम जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखते हैं, तो जो सकल बचत थी वो 10.4% थी, जो कि 2015-16 में बढ़कर 31.5% हो गई। वहीं सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर, जिसको हम इन शॉर्ट कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हैं, वो 1950-51 में जीडीपी का 8.7% थी, जो कि 2015-16 में बढ़कर जीडीपी का 33% हो गई। और इसी काल अवधि में हम पाते हैं कि इस देश में औद्योगिक ढांचे का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। सबसे पहला जो इसका जो लक्षण था, सबसे पहला जो इसमें परिवर्तन आया वो यह था कि जो आधारभूत उद्योग थे, उन आधारभूत उद्योगों का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ साथ इन उद्योगों का जो आधुनिकीकरण था वो भी बहुत तेज़ी से हुआ, जिससे कि उत्पादन तकनीक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। और वैश्वीकरण की पॉलिसी के पश्चात अर्थात 1991 के पश्चात हम देखते हैं कि भारत के बहुत सारी कंपनियां हैं जो पूरे विश्व स्तर पर फैल गई हैं और कई देशों में अपना उत्पादन कर रही हैं। अब हम बात करते हैं अधोसंरचना का निर्माण। अधोसंरचना इसका अर्थ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात जो ऐसे कुछ सेवाएं या ऐसी कुछ वस्तुएं जिसके माध्यम से हम उत्पादन की लागत को कम करते हैं, उनका विकास हुआ पिछले 50-60 वर्षों में। तो जैसे बिजली, सड़कें, रेलवे, संचार इत्यादि, इन सभी चीज़ों में हम देखते हैं तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, जिसके माध्यम से उत्पादन की लागत में कमी आई है और उत्पादकता में सुधार हुआ है। और इस पूरे कालखंड में सबसे जो प्रमुख बात रही है वह यह थी कि इसमें सेवा क्षेत्र का तेज़ी से विस्तार हुआ है। जैसा कि हम पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि आर्थिक परिवर्तन या आर्थिक विकास का सबसे जो प्रमुख एक जो लक्षण वह पाया जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे जो प्राइमरी सेक्टर हमारा है, जिसको हम कृषि क्षेत्र कहते हैं,
तो राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता है और औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का तेज़ी से विस्तार होता है। तो हम खास तौर से 1991 के बाद देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। खास तौर से बैंकिंग, बीमा, परिवहन व संचार इत्यादि क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ। इसके पीछे कारण था कि 1991 में निजीकरण की पॉलिसी के तहत इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया, जिसकी वजह से सेवा क्षेत्र का तीव्र विस्तार हुआ। अब जबकि यह पूरी दुनिया डिजिटल रिवॉल्यूशन से गुजर रही है, तो इस सेवा क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और अब ऐसा माना जाने लगा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वस्तु अर्थव्यवस्था से परिवर्तित होकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो गई है। इसी काल अवधि में हम देखते हैं कि बहुत सारे संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिले हैं, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। अर्थात जब आर्थिक नियोजन की प्रणाली शुरू हुई थी तो कुछ क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था और कुछ क्षेत्रों को हमने रखा था निजी क्षेत्रों के अंतर्गत। 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, उसके तहत हमने बहुत सारे क्षेत्रों को फिर निजी क्षेत्रों के अंतर्गत कर दिया। लेकिन फिर भी अगर हम 1950 के बाद देखें तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है। इसके अलावा जो कीमत समर्थन व्यवस्था की जो बात कही जाती है, जो आजकल अखबारों में, आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चित है, एमएसपी के रूप में, या जो किसानों की जो उपज है उसका जो उचित मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसकी हम बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार ने इस देश से गरीब लोगों को अनाज और अन्य खाद्यान्न वितरित करने का काम किया। तो इससे जो है बहुत सारे संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन हुए हैं। इसके अलावा भारत में जो वित्तीय संस्थाएं हैं, इनका विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर हम एग्जिम बैंक की बात करें, सिडबी की बात करें, आईएफसीआई की बात करें, अभी हाल ही में जो स्थापित 2016 में था मुद्रा बैंक, उसकी बात करें, तो वित्तीय संस्थाओं का विकास भी इस पूरे कालखंड में हुआ है। और इसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात है, कृषि क्षेत्र का विकास हुआ और इसके साथ साथ ग्रामीण विकास में भी, ग्रामीण विकास को भी इसी कालखंड में देखा गया। जैसे कि कृषि क्षेत्र में जो खेती के उपकरण थे, रासायनिक खाद थी या अधिक उपज देने वाले बीज थे, इन सब का जो यूज़ था उसमें वृद्धि हुई है। तो खेती में मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वो 60 के दशक में जो हरित क्रांति आई थी, तो वो एक बहुत प्रमुख परिवर्तन था कृषि के क्षेत्र में। और आगे भी जब हम कृषि के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति क्या थी, उसका मतलब क्या था, उसकी वजह से कितना परिवर्तन आया, उसके लाभ और हानियाँ क्या थी, इन सब बातों के बारे में हम मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा खेती का व्यापारीकरण भी पिछले वर्षों में हुआ है, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारत के किसान हैं वह जीवन निर्वाह की खेती करते हैं, अर्थात केवल अपने यूज़ के लिए खाद्यान्नों को उगाते हैं। लेकिन अब विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलने के कारण, जैसे कि मार्केट हुआ, इनपुट हुआ, फर्टिलाइजर्स हुआ, बिजली हुआ और यातायात के साधनों में सुधार के कारण और अच्छे सीड्स की उपलब्धता के कारण, इन सभी कारणों से अब जो किसान है वो व्यापारिक खेती कर रहा है, अर्थात वो सरप्लस फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहा है, अर्थात वो अब अपनी ज़रूरत से अधिक अनाजों का उत्पादन कर रहा है और जो वह अधिक उत्पादन है, जो उत्पादन अधिक है, उसको बाज़ार में बेचकर लाभ कमा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि पिछले 70-75 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आधारभूत ढांचे का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बाद भी हम देखते हैं कि निर्धनता, बेरोजगारी, भूखमरी और कुपोषण की समस्या अभी भी खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सामाजिक सेवाएं हैं, उन सामाजिक सेवाओं का भी बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है। ख़ास तौर से अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की हम बात करें तो जैसा कि हम पाते हैं कि जो भारत का लिटरेसी रेट है, तो भारत के लिटरेसी रेट में भी बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य के जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, उनमें भी बहुत अधिक
परिवर्तन हुआ है। तो इन सब आधारों पर हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं या इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था यद्यपि पिछड़ी हुई है, लेकिन अब वह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। योजना काल में हमने तीव्र गति से आर्थिक विकास किया, जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था में संस्थागत एवं संरचनात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आज हमारा औद्योगिक ढांचा पहले से बहुत मजबूत है और हमारा सेवा क्षेत्र पहले से बहुत अधिक विस्तृत हो गया है, जिसके कारण कि हमारी राष्ट्रीय आय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। इसके साथ साथ एलपीजी के मॉडल के अंतर्गत निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के कारण इस देश में प्रतिस्पर्धी एक माहौल का निर्माण हुआ है, जिसके कारण उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो इन सभी आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न आर्थिक आयाम है या जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक परिवर्तन हुआ है। और इस तरीके से हम यह मान सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब विकास के पथ पर अग्रसर है। तो आज ये लेक्चर समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।